हूं मोनू कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोनू सर। ये आप ही लोगों के लिए चैनल बनाए हैं जिसमें हम सभी जो भी झारखंड बोर्ड के जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो मैथ के हो, चाहे वो हिंदी के हो या इंग्लिश के हो, जो भी हो, तो वो सभी हम लोग इसमें यहाँ पर डील करेंगे। और सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर और रोज़ हम लोग MCQ माध्यम से अभी फ़िलहाल क्लास 8 का जो भी है MCQ वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। और ये क्लास 8 का जो MCQ है और 8 एग्ज़ाम में जो भी वो MCQ पूछा जाता है, वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग आज डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत के वायसराय कौन थे। तो यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली जो थे वो भारत के वायसराय नहीं थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस भी जो थे वो भारत के वायसराय नहीं थे। तो यहाँ पर भारत के वायसराय कौन है? भारत के वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे और ये अंतिम वायसराय थे। बोला जाए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये अंतिम वायसराय थे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन में कि किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी। किसने नहीं किया था संथाल विद्रोह? जबकि हम लोग को पता है कि संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855-1856 में हुआ था। ये याद रखना आप लोग कि 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और संथाल विद्रोह का अगुवाई किसने नहीं किया था? तो बिरसा मुंडा ने नहीं किया था, क्योंकि बिरसा मुंडा जो है वो संथाल विद्रोह से नहीं है। बिरसा मुंडा संथाल विद्रोह से नहीं है, क्यों? बिरसा मुंडा जो है वो मुंडा आंदोलन से है, मुंडा विद्रोह। ठीक है, तो ये मुंडा विद्रोह से जुड़े हुए हैं, ये संथाल विद्रोह से नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि झारखंड के माइकल किंडो हैं वो किस खेल से संबंधित है, वो कौन से खेल से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे कि वो कौन से खेल से जुड़े हुए हैं। तो वो हॉकी से जुड़े थे। तो एक तो है माइकल किंडो जो वो हॉकी से जुड़े हुए, और दूसरा कौन है झारखंड के? दूसरा है झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा। ये भी किससे जुड़े हुए थे? ये भी हॉकी से ही जुड़े हुए थे। तो ये भी आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है। सूरत बंदरगाह किस तट पर स्थित है? मान लीजिए कि ये जो है, ये इस तरीके से मान लीजिए कि ये हमारा भारत है। ठीक है, और इस भारत में अगर बोला जाए कि सूरत की साइड में है पूर्वी तट या पश्चिमी तट, उत्तरी तट या दक्षिणी तट, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सूरत है वो हम लोग का ये पश्चिमी तट में पाया जाता है। ठीक है, ये गुजरात के एरिया में है और ये पश्चिम वाला इलाका है और ये पूर्वी तट है। ठीक है, ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। तो ये इसका अगर आंसर बोला जाए तो क्या है? इसका आंसर है पूर्वी, इसका आंसर है पश्चिमी तट। इसका आंसर है पश्चिमी तट में। ठीक है, तो चलिए इसका अब हम लोग आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन बोला है कि मसलिन क्या है। मसलिन क्या है? गरम कपड़ा है, बारीक सूती कपड़ा है, चंदन की लकड़ी है या रेशमी कपड़ा है। तो यहाँ सीधी सी बात है कि मसलिन एक जो है वो कपड़ा ही था
और कपड़ा कौन सा कपड़ा था? सूती कपड़ा, वो बारीक सूती कपड़ा। इसका आंसर हो जाएगा बारीक सूती कपड़ा, क्योंकि ये बहुत ही महीन किस्म का कपड़ा था और ये बांग्लादेश, ढाका उस समय वो भारत के ही अंतर्गत में आते थे, वो देश अलग नहीं थे, तो वो उस एरिया में बहुत ही बारीक सूती कपड़ा बनाया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बारीक सूती कपड़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुर्तगाली भारत में किस स्थान पर आए थे। तो फिर से हम इसको मैप से थोड़ा सा समझेंगे कि पुर्तगाली जो आए थे वो भारत में, वो किस साइड में आए थे, सबसे पहले वो किस एरिया में पहुँचे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो सबसे पहले आए थे केरल में। ठीक है, केरल एक ये दक्षिण पश्चिम वाला इलाका है केरल, और केरल जो है, केरल का ही एक छोटा सा प्लेस है, एक छोटा सा जगह है, वो है कालीकट। कालीकट में सबसे पहले वो पहुँचे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कालीकट। पुर्तगाली सबसे पहले किस स्थान पर आए थे? तो वो कालीकट आए थे, तो इसका भी आंसर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ को अगला क्वेश्चन में दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा उसको 1765 में। 1765 में इसको बंगाल की दीवानी मिल गई थी। तो इस सबसे पहली बात यहाँ पर ये जान लेंगे कि दीवानी किसको बोला जाता है। तो दीवानी हम लोग यहाँ पर इसका बोल सकते हैं कि बंगाल में उसको टैक्स वसूल करने का अधिकार मिल गया था। ये क्या थे? ये थे टैक्स वसूल करने का अधिकार, टैक्स वसूल करने का अधिकार था ये दीवानी। ठीक है, और इसको मिला था अंग्रेज़ों को। तो कब मिला था? तो 1765 में मिला था। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अनवीकरणीय है क्या। तो एक चीज़ होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय क्या है कि इसका हम लोग उपयोग बार बार कर सकते हैं, और अनवीकरणीय जो है उसका हम लोग उपयोग बार बार नहीं कर सकते। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर दिया हुआ पेट्रोल, तो पेट्रोल एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। कोयला जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस अगर दोबारा ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये है अनवीकरणीय संसाधन। लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि अनवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा वन, जंगल। जंगल जो है वो अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, क्योंकि जंगल को अगर हम लोग कुछ वर्षों के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो फिर से वो हरा भरा और बहुत बड़ा जंगल, घना जंगल बन जाएगा, और उसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है कि क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जल ग्रह किसे कहते हैं। तो जल ग्रह किसे कहते हैं? तो इसका ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जल ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पर एक चीज़ और भी आता है यहाँ पर कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। लाल ग्रह जो है वो मंगल को कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो जल ग्रह पृथ्वी है और मंगल जो है वो लाल ग्रह है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन कृत्रिम रेशा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम रेशा? तो सर कृत्रिम रेशा होता क्या है? कृत्रिम रेशा होता है वो रासायनिक विधि के द्वारा बनाया जाता है एक धागा, रासायनिक विधि के द्वारा बनाया जाता है वो, और उससे वो रस्सी बनाया जाता है वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। तो वो कौन सा है? तो ऊन तो है ही नहीं, ऊन नहीं हो सकता। ठीक है, रेशम नहीं हो सकता, कपास नहीं हो सकता। तो यहाँ पर होगा तो होगा क्या?
तो नाइलॉन हो जाएगा। तो इसका आंसर है नाइलॉन। ठीक है, नाइलॉन हो जाएगा इसका आंसर। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है कि धात्विक खनिज पाई जाती है। धात्विक खनिज कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहले बात है कि धात्विक खनिज हम लोग बोलते किसको हैं? तो धात्विक खनिज उसको बोलते हैं कि जो धातु हम लोग जमीन से कोड़ के उसको निकालते हैं, जो जमीन हम उसको खोद के निकालते हैं, तो वो जो भी धातु हो, चाहे वह सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, पीतल हो, जो भी हम लोग निकालते हैं कोड़ करके, जो हम लोग खनन के माध्यम से निकालते हैं, उसको बोलते हैं धात्विक खनिज। तो ये कौन से चट्टान में पाए जाते हैं धात्विक खनिज? तो ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टान। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 तरह के चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान, कायंत्री चट्टान भी एक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग को लगाना है क्या? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में ही ये सारे खनिज पाए जाते हैं।